नमस्कार और स्वागत है। आज हम औपनिवेशिक भारत के देहाती जीवन की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। हमारे पास ये जो राजस्व रिकॉर्ड, सर्वे, यात्रा वृत्तांत हैं और जांच रिपोर्टें भी हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियां थीं, हाँ। उन्होंने मतलब जमींदारों से लेकर किसानों और आदिवासियों तक सबकी जिंदगी कैसे बदली। बिल्कुल। और मकसद ये देखना है कि जमीन से जुड़े जो अलग-अलग लोग थे ना, उन पर इन बदलावों का असर क्या पड़ा। हाँ। हम बंगाल से शुरू करेंगे, फिर राजमहल की पहाड़ियों तक चलेंगे और उसके बाद दक्कन का हाल भी देखेंगे। अच्छा। इसमें वो इस्तमरारी बंदोबस्त आएगा, पहाड़िया और संथाल समुदायों की बात होगी और वो रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये सब देखेंगे। तो चलिए बंगाल से शुरू करते हैं। 1793 में या, इस्तमरारी बंदोबस्त आया, मतलब परमानेंट सेटलमेंट। हाँ, तो इसमें जमींदारों के लिए राजस्व की रकम हमेशा के लिए तय कर दी गई। सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा लगता है, बट असल में क्या था? हाँ, सोने में सीधा है, पर असलियत ये थी कि कई जमींदार वो ये तय रकम चुका ही नहीं पाते थे। अच्छा, क्यों? वजहें कई थी। एक तो शुरू में जो मांग तय की वो बहुत ऊंची थी। अच्छा, फिर 1790s का जो दशक था उसमें खेती की उपज के दाम गिर गए, तो किसानों से लगान वसूलना मुश्किल हो गया। हाँ, ये तो है। और ऊपर से वो सूर्यास्त कानून था, मतलब तय तारीख को सूरज ढलने तक पैसा जमा नहीं हुआ तो जमींदारी नीलाम। अरे बाप रे, बड़ी सख्ती थी। बहुत। और साथ में कंपनी ने जमींदारों की जो लोकल ताकत थी ना, जैसे अपनी छोटी मोटी सेना रखना या लोकल झगड़े निपटाना, वो हक भी छीन लिए थे। अच्छा, यानी कमाई घटी, ताकत भी कम हुई और ऊपर से ये नीलामी का डर। मुझे वो बर्दवान नीलामी वाला किस्सा याद आ रहा है, 1797 का। हाँ हाँ, बर्दवान वाला। राजा बेचारे बकाया नहीं दे पाए, जमींदारी नीलाम हुई, पर बाद में पता चला कि खरीदने वाले 95% लोग राजा के ही एजेंट थे। ये कैसे हुआ? हाँ, ये कमाल की तिकड़म थी। इसे बेनामी खरीद कहते हैं, मतलब फर्जी नामों से खरीद लेना। ये जमींदारों का एक तरीका था अपनी सत्ता बचाने का। और भी कुछ करते थे क्या वो? हाँ, कभी कभी उनके लठैत होते थे, लाठी वाले। वो नए खरीदारों को जमीन पर कब्जा ही नहीं करने देते थे। अच्छा, और कई बार तो पुराने रैयत यानी किसान जो थे, वो भी बाहरी लोगों को आने नहीं देते थे। उनका जुड़ाव पुराने जमींदार से होता था ना। हाँ, वो उन्हें अपना अन्नदाता मानते थे। तो जमींदारों की सत्ता जब कमजोर हो रही थी, तो क्या गांव में कोई और ताकतवर बन रहा था? बिल्कुल। इसी समय जोतदारों का उदय हुआ। अच्छा, ये अमीर किसान थे। अच्छा, जोतदार। हाँ, इनके पास जमीन के बड़े बड़े टुकड़े होते थे। ये लोकल व्यापार और साहूकारी, मतलब पैसा उधार देने के काम पर भी कब्जा रखते थे। और ये गांव में ही रहते थे? हाँ, यही खास बात थी। गांव में रहकर गरीब काश्तकारों पर उनका सीधा कंट्रोल रहता था। तो जमींदारों से इनका रिश्ता कैसा था? वो अक्सर जमींदारों के लिए मुश्किलें खड़ी करते थे, जैसे लगान बढ़ाने का विरोध करना, राजस्व देने में जानबूझकर देर करना। और जब जमींदारी नीलाम होती थी ना, तो कई बार ये खुद ही खरीद लेते थे। ओह, तो जमींदार तो मतलब दोनों तरफ से घिर गए, ऊपर से कंपनी का दबाव, नीचे से जोतदारों का ये विरोध। सही बात है। ठीक है, तो बंगाल के बाद अब उन इलाकों में चलते हैं जहां खेती का तरीका अलग था। राजमहल की पहाड़ियां। हाँ, राजमहल। यहाँ पहाड़िया लोग रहते थे। इनकी जिंदगी पूरी तरह जंगलों पर टिकी थी। क्या करते थे ये लोग? ये कुदाल से झूम खेती करते थे, मतलब जमीन बदल बदल कर। और जंगल से महुआ के फूल, रेशम के कोए, राल, लकड़ी, ये सब इकट्ठा करते थे। अच्छा, और अपने इलाके को वो अपनी निजी जमीन मानते थे। बाहरी लोगों का आना उन्हें पसंद नहीं था, विरोध करते थे। कभी कभी मैदानी इलाकों पर हमले भी करते थे और वहां के लोगों से, जमींदारों से, व्यापारियों से एक तरह का टैक्स, खिराज वसूलते थे शांति बनाए रखने के लिए। लेकिन अंग्रेज तो स्थायी खेती के हिमायती थे, जंगल काटने को बढ़ावा देते थे। वो तो इन्हें असभ्य मानते होंगे। बिल्कुल, अंग्रेजों की नजर में ये जंगली असभ्य थे, जिन्हें सुधारने की जरूरत थी। तो जाहिर है टकराव बढ़ा। तो अंग्रेजों ने क्या किया फिर? पहले तो 1770 के दशक में बहुत क्रूर नीति अपनाई, उनको खत्म करने की कोशिश की। ओह, फिर 1780 के दशक में ऑगस्टस क्लीवलैंड नाम का एक अफसर था, उसने शांति की कोशिश की, मुखियाओं को भत्ता देना शुरू किया। तो क्या ये कामयाब रहा? ज्यादा नहीं। कई पहाड़िया मुखियाओं ने भत्ता लेने से मना कर दिया, और जिन्होंने लिया वो अपने ही लोगों में अपनी इज्जत खो बैठे। ज्यादातर पहाड़िया लोग पहाड़ों में और अंदर चले गए, पीछे हट गए। तो फिर उस खाली होती जमीन का क्या हुआ? वहां फिर संथालों को बसाया गया।
अंग्रेजों और जमींदारों ने उन्हें जंगल साफ करके स्थायी खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। संथाल ये कहाँ से आए? ये बाहर से आए थे। ये हल से खेती करते थे। अंग्रेजों की नज़र में ये आदर्श बाशिंदे थे, क्योंकि ये जंगल साफ करके खेत बना रहे थे और राजस्व दे रहे थे। अच्छा। 1832 में इनके लिए एक बड़ा इलाका तय किया गया, दामिनी कोह। दमिनी को। हाँ, इसका मतलब था संथालों की भूमि। तो क्या संथालों के लिए सब ठीक रहा फिर? वे तो आदर्श बाशिंदे थे। शुरू में तो उनकी बस्तियां तेजी से बढ़ीं, खेती फैली, कंपनी का राजस्व भी बढ़ा, पर जल्द ही संथालों को भी एहसास हुआ कि जमीन उनके हाथ से निकल रही है। कैसे? सरकार भारी टैक्स लगा रही थी। जो साहूकार थे, जिन्हें वो दिकू यानी बाहरी लोग कहते थे, वो बहुत ऊंचा ब्याज लेते थे और कर्ज न चुका पाने पर जमीन हड़प लेते थे। ओह। और तो और जमींदार भी दामिन वाले इलाके पर अपना हक जताने लगे थे। तो मतलब शोषण यहाँ भी शुरू हो गया। हाँ, और इसी शोषण के खिलाफ 1855-56 में जबरदस्त संथाल विद्रोह हुआ। सिद्धू मांझी उसके बड़े नेता थे। अच्छा, ये वही संथाल विद्रोह है? जी। इसके बाद फिर संथाल परगना बनाया गया, उनके लिए एक अलग जिला। समझ गई। अब बंगाल और राजमहल के बाद पश्चिम भारत चलते हैं, बम्बई दक्कन की तरफ। वहाँ क्या अलग था? हाँ, बम्बई दक्कन। यहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। रैयतवाड़ी मतलब सीधा किसानों से। बिल्कुल। राजस्व सीधा किसान यानी रैयत के साथ तय होता था। जमींदार बीच में नहीं थे। और हर 30 साल में राजस्व की दर को बढ़ाया जा सकता था। तो ये बेहतर व्यवस्था थी कहने को, पर यहाँ भी 1820 के दशक में जो शुरुआती राजस्व तय किया गया वो बहुत ज्यादा था। फिर वही बात। हाँ, हालत ये थी कि किसान उसे चुका नहीं पाते थे और गांव छोड़कर जाने लगे थे। बाप रे। फिर 1830 के दशक में चीजों के दाम गिरे और ऊपर से 1832-34 में अकाल भी पड़ा। स्थिति बहुत बिगड़ गई। तो फिर किसानों ने क्या किया? राजस्व कैसे चुकाया? बस साहूकारों से कर्ज लेना पड़ा, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए भी और टैक्स भरने के लिए भी, और कर्ज का बोझ बढ़ता गया। और फिर? क्या यहां भी कोई आंदोलन या विद्रोह हुआ? हाँ, बिल्कुल। 1875 में पुना जिले के सूपा गांव से एक आंदोलन शुरू हुआ। अच्छा, यहाँ क्या हुआ? किसानों ने साहूकारों पर हमला किया, उनकी दुकानें लूटीं, लेकिन सबसे खास बात, उन्होंने साहूकारों के बही खाते और जो ऋणबंध थे, मतलब कर्ज के कागजात, उन्हें जला दिया। ओह, निशाना कर्ज के सबूत थे। बिल्कुल। उनका मुख्य गुस्सा इसी बात पर था कि ये कागज ही उनकी बर्बादी की जड़ हैं। ये आंदोलन फिर अहमदनगर तक फैल गया। अंग्रेजों ने क्या किया? उन्हें डर लगा होगा। बहुत। उन्हें फौरन 1857 की याद आ गई। सेना बुलाई गई, गिरफ्तारियां हुई और विद्रोह को दबाने में कई महीने लग गए। बाद में इसकी जांच के लिए दक्कन दंगा आयोग भी बनाया गया था। तो हमने देखा, बंगाल के जमींदार हों, राजमहल के पहाड़िया और संथाल, या फिर दक्कन के किसान, औपनिवेशिक नीतियां, खासकर ये राजस्व नीतियां, हाँ, इन सब ने हर किसी की दुनिया को मतलब गहराई से बदल दिया। कहीं सत्ता का संघर्ष दिखा, कहीं नए वर्ग उभरे जैसे जोतदार, कहीं जंगलों पर निर्भर समुदाय उखड़ गए और किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही गया। ये सब उस दौर की बड़ी जटिल सच्चाई है। हाँ, और इन कहानियों को समझने के लिए जिन स्रोतों की हमने बात की शुरू में, जैसे पांचवी रिपोर्ट या फ्रांसिस बुकानन जैसे यात्रियों के विवरण, बिल्कुल, उन्हें भी हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है ना? बिल्कुल, क्योंकि वो भी तो किसी खास नजरिए से लिखे गए थे। एकदम सही बात। उन्हें हमें आलोचनात्मक दृष्टि से देखना होगा। जैसे पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज पर बहस के लिए तैयार की गई थी। तो हो सकता है उसने कंपनी की आलोचना करने के लिए जमींदारों के पतन को कुछ बढ़ा चढ़ाकर दिखाया हो। हाँ, ये हो सकता है। और बुकानन जो यात्राएं कर रहा था वो कंपनी के लिए जानकारी जुटा रहा था। तो उसकी नजर इस बात पर थी कि कौन से संसाधन है जिनसे कंपनी को फायदा हो सकता है। उसकी रिपोर्टों में अक्सर स्थानीय जीवन शैली की आलोचना मिलती है, क्योंकि वो पश्चिमी तरक्की के विचारों से प्रभावित था। ये बहुत जरूरी बात है। यानी इतिहास सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि हमें वो कहानी बता कौन रहा है और क्यों बता रहा है। बिल्कुल। तो शायद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने की बात ये हो सकती है कि जिन स्रोतों, जिन रिकॉर्ड से हम अतीत को जानते हैं, वो खुद उस कहानी को कैसे बनाते या बिगाड़ते हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हाँ, ये एक अहम सवाल है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही गहरी पड़ताल के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।